हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल स्टेट जुडिशरी। आज हम अपने सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं वन बाय वन। आज हम 4 एंड 5 अक्टूबर के करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला हमारा करंट अफेयर है वीनस ऑर्बिटर मिशन। ये हमारा पर्टिकुलर न्यूज किस लिए है? दैट इज इंडियाज वीनस ऑर्बिटर मिशन इज प्लान टू बी लॉन्च इन मार्च 2028, एक्सप्लोर द प्लैनेट एटमॉस्फेयर सरफेस एंड इंटरेक्शन विद सन। यानी कि जो हमारा वीनस ऑर्बिटर मिशन है, ये प्लान किया गया है ये लॉन्च किया जाएगा मार्च 2028 के अंदर। और ये क्या है? ये सभी एटमॉस्फेयर के प्लैनेट को एक्सप्लोर करेगा, उसके सरफेस को, और इंटरेक्ट करेगा सन के साथ भी। लेकिन ये वीनस ऑर्बिटर मिशन हमारा है क्या, ये बात करते हैं हम अपने व्हाट वाले पोर्शन में। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम सभी करंट अफेयर्स को 2 या 3 पार्ट्स के अंदर कवर करते हैं। दैट इज व्हाट, व्हाई एंड बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। स्टार्ट करते हैं हम वीनस ऑर्बिटल मिशन के बारे में जानने के लिए। सो वीनस ऑर्बिटर मिशन हमारा क्या है? अनऑफिशियली इसको हम शुक्रयान भी बोलते हैं, और ये प्लान करा गया है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो हमारी 1967 के अंदर फॉर्म की गई थी। और ये स्टडी करेगा वीनस को, और इसको इंडिया लॉन्च करने वाला है। सीधी सी बात है, इसरो कर रहा है तो इंडिया ही लॉन्च कर रहा है। स्टडिंग सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रम नियर वीनस, यानी कि क्या स्टडी करेगा? ये सभी जो स्पेक्ट्रम है पूरा वीनस को प्रॉपर तरीके से ये क्या करने वाला है? स्टडी करने वाला है। इसको आप याद रखिएगा। एंड इसरो का हमारा जो हेड क्वार्टर है वो हमारा बेंगलुरु के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम RKVY योजना की। ये योजना हमारी न्यूज के अंदर क्यों आई है? द यूनियन कैबिनेट हैज अपॉइंटेड एंड अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि योजना, यानी कि कृषि एक तरीके से एग्रीकल्चर को कनेक्ट कर रही है। ये योजना एग्रीकल्चर के लिए है। और इसके साथ एक और चीज है, ये है कृषिनौती योजना विद अ कंबाइंड आउटले। इसको हम कंबाइंड आउटले बोल रहे हैं बिकॉज इसमें दो योजना एक साथ मिलकर के, और 1 लाख करोड़ का एस्टिमेशन है यहाँ पर, जो खर्च किया जाएगा सभी एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के ऊपर। ये हमारा जो है न्यूज पर्टिकुलर आ जाती है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं ये योजना किस लिए है, इसका क्या बेसिक यूज है। इसका जो ये क्या काम करेगी, सभी जो एग्रीकल्चर है उसको सस्टेन करेगी, बूस्ट करेगी सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए और फूड सिक्योरिटी के लिए। ये सभी चीजें यहाँ पर अचीव की जाएंगी। और इन्वायरमेंट इंक्रीज करेगी ये इनकम को, फार्मर्स की इनकम को भी ये योजना इंक्रीज करने वाली है, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियली भी ये काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं इस योजना के तहत। और इंश्योर करेगी सभी फूड सिक्योरिटी को। जैसे कि हम बात करें, ये दो योजना हमने देखी, ये कंबाइंड है। तो PMRKVY जो है हमारा 57,000 करोड़ का एस्टिमेशन ले रखा है। एंड सेकेंड हम बात करें कृषिनौती योजना की, उसमें 44,246 करोड़ का यहाँ पर एस्टिमेशन है। इतनी बात हमारी सेकेंड न्यूज को लेकर के हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी कुशा। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कुशा। क्या है ये कुशा? ये प्रोजेक्ट कुशा हमारा जो है वाई will be India's own version of Iron Dome defense system by DRDO developing a long range air defense system 2028 और 29। यानी कि प्रोजेक्ट कुशा हमारा किसकी बात करता है? डिफेंस सिस्टम की बात करता है। डिफेंस हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया अपना खुद का जो है वर्जन प्रोजेक्ट कुशा यहाँ पर लॉन्च करेगी 2028-29 तक। अब क्या है ये एक आयरन डोम सिस्टम होता है, जो सभी जितने भी थ्रेड्स हैं, सामने वाले दुश्मन की जितने भी थ्रेड्स आ रही है किसी भी तरीके से, उसको रोक सकती है ये प्रोजेक्ट कुशा मिसाइल हमारी। और जैसे इससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर देखिएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। हाउ इजरायली आयरन डोम डिफेंस सिस्टम वर्क, यानी कि ये इसराइल के पास भी है इस तरीके का, जिसको हम इसराइल का आयरन डोम सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिक चीज क्या होती है कि जैसे ये हमारा सपोज एनिमी है, ये हमारा एनिमी है, और इधर से कोई ये क्या करता है,
कोई भी यहाँ पर रॉकेट लॉन्च करता है या मिसाइल लॉन्च करता है, उस ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये रडार सिस्टम है हमारा, यानी कि डिटेक्ट करेगा, ये चेकआउट करेगा कि कोई मिसाइल आ रही है या नहीं आ रही है, और ये कंट्रोल सिस्टम है यहाँ पर। और फिर यहाँ से क्या होगा, ये लॉन्चर है, यहाँ से लॉन्च करा जाएगा अपनी मिसाइल को, तो ये यहाँ पर इस दुश्मन की मिसाइल को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देगी और यहाँ तक आने नहीं देगी, यानी कि अपनी टेरिटरी के अंदर आने नहीं देगी। ये हमारा एक पर्टिकुलर इसका रोल होता है। सो कुशा मिशन जो है हमारा, ये इंडिया ने लॉन्च किया है अपनी सेफ्टी के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा आप देख सकते हैं, चाइना एंड पाकिस्तान से इंडिया की हमेशा डिस्प्यूट रहती है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स वगैरह। सो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। सो अब हम बात करें, क्या इंडिया ने अभी तक कोई ऐसा सिस्टम खरीदा या फिर बनाया, तो बनाने की बात करें तो हम ये अभी चल रहा है। एंड खरीदने की अगर हम बात करें तो इंडिया ने यस S-400 रशिया से खरीदा था 2018 से 19 में, और कुछ एक दो यहाँ पर मिसाइल वगैरह यहाँ पर आ भी गई है, लेकिन रशिया यूक्रेन की डिस्प्यूट की वजह से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ डिले भी हो गई है। सो S-400 मिसाइल हमारी क्या है, ये भी सेम काम करती है, मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है ये हमारी सिस्टम, और ये डेवलप करा गया था रशिया के द्वारा, ठीक है। और ये कैपेबल है सभी मिसाइल्स के लिए, इंक्लूडिंग बैलिस्टिक मिसाइल। जैसा हमने इससे पहली वीडियो के अंदर बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, और इसकी जो रेंज होगी 400 किलोमीटर की होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम्स में रेंजेस वगैरह मिसाइल्स की काफी पूछी जाती हैं। मोस्ट डेंजरस सिस्टम है ये अभी तक का। एंड यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा बात करता है व्हाट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, यानी कि थर्ड, समटाइम्स सीन इन द न्यूज। जैसे कि हमने बात करी S-400 जो था हमारा, रशिया का सिस्टम था, रशिया का मिसाइल सिस्टम था, वैसे ही थार्ड जो है ये अमेरिका का मिसाइल सिस्टम है, एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। इसका आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कुशा। कुशा का मेन प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, जो हम कहाँ से करने वाले हैं, इंडिया से, इंडिया से इसको हम लॉन्च करने वाले हैं। ये एडवांसमेंट ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसको आप याद रखिएगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज की, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। जयशंकर विल ट्रेवल टू पाकिस्तान फॉर SCO मीटिंग। सो इतनी बात हमारी न्यूज के अंदर हो जाती है कि जयशंकर जो है ट्रेवल करने वाले हैं आने वाली SCO मीटिंग के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद में। बट इतनी चीज एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। मेन क्या चीज होती है, बात हो रही है यहाँ पर SCO की, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ बात हो रही है। मैंने यहाँ फुल फॉर्म नहीं लिखी है, सॉरी, ये आप देख सकते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा बेसिक क्या होता है और ये कब एस्टेब्लिश करी गई, इसका मेन पर्पस या फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को लेकर के। सो ये 2001 के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से एनफोर्स किया गया था। इससे पहले भी ये बनी हुई है लगभग, ये 1996 के आसपास की बात है, लेकिन प्रॉपर तरीके से ये 2001 के अंदर एस्टेब्लिश करी गई। और इसके अंदर क्या था कि 8 कंट्रीज थी, लेकिन अभी जो है टोटल 10 कंट्रीज हो गई है अगर हम 2024 की बात करें। सो इसके जो मेंबर्स थे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 9 मेंबर्स हैं, जैसे कि चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, आयरन एंड उज्बेकिस्तान। ये एक ट्रिक इसकी मैं बता दूं आपको, जितने भी स्थान हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा जो इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान, आप इनको अलग से याद कर लीजिएगा। एंड नाउ अब यहाँ पर कौन सी कंट्री ऐड हुई है जो न्यू है, वो है बेलारूस। बेलारूस यहाँ पर 10वीं कंट्री है। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सभी देशों के बीच में एक म्यूचुअल सपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाए रखना किसी भी चीज के अंदर, जैसे कि बिजनेस हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी हो गई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा बीजिंग के अंदर है, दैट इज इन चाइना। ये सभी यहाँ का इसका ऑब्जेक्ट है, पीसफुल एक कॉर्पोरेशन बनाए रखना इन सभी देशों के बीच में। इतनी बात हमारी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की। क्रिटिकल मिनरल्स मैं आपको बता दूं,
पहले हम बात करते हैं कि ये क्यों न्यूज के अंदर है। इंडिया एंड यूएस साइन पैक्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया और यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक एमओयू साइन किया है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? ऐसा होता है हर एक कंट्री को कुछ उनके पर्टिकुलर मिनरल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं, जिसके ऊपर उसकी इकोनॉमी, सिक्योरिटी, सभी चीजें बेस्ड होती है। उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। हर एक कंट्री के अपने खुद के क्रिटिकल मिनरल्स है जो वहां की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। अब जैसे हम बात करें, अमेरिका के भी 30 ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स है जो उनको चाहिए ही चाहिए। और जैसे हम बात कर सकते हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये इन सब में काम आने वाली चीजें होती हैं, जैसे लिथियम, हीलियम, यूरेनियम और पेट्रोलियम। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर एक कंट्री निर्भर होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होते ही होते हैं उसके लिए। अब इंडिया को हमारे कितने क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है? दैट इज 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो है इंडिया के लिए जरूरत है आज के टाइम में। आप ये मैप देख सकते हैं, फिगर 1 वाला। इसके अंदर क्या है? ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज है जो बहुत बड़ी मात्रा में क्रिटिकल मिनरल्स को कंसिस्ट करती हैं। आप देख सकते हैं मोरक्को के पास 70% फॉस्फेट है। फॉस्फेट हमारा बैटरीज के अंदर काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। जेनवे के पास 23 वर्ल्ड बॉक्साइट है। ओके, एंड नेक्स्ट है गैबोन। गैबोन के पास 4 to 15% ऑफ वर्ल्ड मैग्नीज है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा इतना सा देश है और इसके पास कितना सारा मटेरियल है, मैग्नीशियम है 4 to 15%। साउथ अफ्रीका 90% ऑफ वर्ल्ड प्लेटिनम, 46 येट्रियम, 22% मैग्नीज, 35% ऑफ क्रोमियम एंड 16% ऑफ वेंडम। ये सभी चीजें साउथ अफ्रीका के पास मौजूद हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड 50% ऑफ द कोबाल्ट किसके पास है? डीआरसी के। आप ये देख सकते हैं कि कोबाल्ट भी हमारा बैटरीज में यूज होता है। जैसे हम बैटरीज किसकी चलाते हैं? लिथियम। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ हम कोबाल्ट भी मिक्स करते हैं। ये दोनों चीजें मिक्स करके हमारी बैटरीज वगैरह चलती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सभी चीजें इनकी क्रिटिकल मिनरल्स इनके पास हैं। तो अब हम बात करते हैं, एक छोटी सी लिस्ट है जिसमें मेजर इंपोर्ट सोर्सेज हैं जो इंडिया इसको इंपोर्ट करता है सभी देशों से, यानी कि मंगाता है। जैसे हम बात करें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, वेंडम, ठीक है, जर्मेनियम, राइनियम, ये इस तरीके के, सिलिकॉन, ये सब चीजें हमारी जो है क्या होती है? इंपोर्ट करी जाती है। अब जैसे चाइना के पास जो है, चाइना के पास सारा एक पर्टिकुलर क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स है उसके पास। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चाइना ने बहुत बड़ी मोनोपोली क्रिएट कर दी। मोनोपोली का मतलब होता है कि जब कोई भी एक देश के ऊपर ही पूरी सारी कंट्रीज डिपेंडेंट हो, यानी कि उसी के पास वो चीज है दूसरी कंट्री के पास नहीं है, इस तरीके से बोलता है मोनोपोली। सो तो इसीलिए यूएसए ने और इंडिया ने साथ में मिलके इस मोनोपोली को ब्रेक डाउन करने के लिए, या फिर क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए साथ में एग्रीमेंट किया है, जिसको हम एमओयू बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस तरीके से प्रेजेंट करना जरूरी था, दैट इज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। इंडियन प्रिजन, सॉरी, इंडियन प्रिजन क्या होती है? ये हमारी जो है जेल सिस्टम की बात हो रही है। जेल सिस्टम जो है यहाँ का, जैसे कि काफी ये डिस्प्यूट बनी रहती है और हर 8वें या 10वें दिन ये न्यूज जो है हमारी न्यूज़पेपर के अंदर आती रहती है। क्या है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंडिया की प्रिजन के अंदर, ये हम बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हम बात करें, रिसेंटली एक पीआईएल फाइल करी गई थी। पीआईएल मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो हमारी आर्टिकल 32 के तहत किसको करी जाती है? सुप्रीम कोर्ट को करी जाती है। ये एक अलग टॉपिक है पॉलिटी का, इसको हम बाद में कवर करेंगे। एक पीआईएल एक्सपोजेस करी गई है मध्य प्रदेश की, दिल्ली की, तमिलनाडु जेल्स की, जिसमें क्या हो रहा है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जेल्स के अंदर। मतलब इस तरीके की जॉब्स वगैरह उन लोगों को दी जा रही है जो पिछड़ी कास्ट के लोग हैं, एससी हैं या फिर एसटीज हैं, जैसे स्वीपिंग, क्लीनिंग टॉयलेट्स। तो ये काफी बड़ी एक डिस्क्रिमिनेशन है कि वर्क बेस पर भी यहाँ पर
जेलों के अंदर ये इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सेग्रीगेट किया जा रहा है ऑफ बाराक्स को, कास्ट हायरार्की को। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मैनुअल सेक्शंस की। अब ये एक एक्ट था, इसके अंदर भी काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली, जिसके अंदर क्या हुआ, फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल किया गया प्रिजन्स के अंदर। और राजस्थान प्रिजन रूल्स एक्ट था 1951 का, जिसके अंदर जो महत्तेदार थे उनको लैट्रिन्स एंड ब्राह्मण्स को किचन का काम दिया जाता था। यानी कि महत्तेदार को लैट्रिन साफ करने का, टॉयलेट्स वगैरह का वर्क दिया जाता था, और जो ब्राह्मण्स होते थे उनको किचन साफ करने का, कास्ट बेस्ड के ऊपर। नेक्स्ट है पैलिम कोटाई सेंट्रल जेल इन तमिलनाडु। इसके अंदर भी काफी सारी, जैसे जो थेवर्स थे, नाडार्स, पल्लार्स, इनटू डिफरेंट सेक्शंस, इनको भी अलग अलग सेक्शंस पे बांट दिया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान। अब हर जगह ये चीजें यहाँ पर देखने को मिली। वेस्ट बंगाल के अंदर भी सेम चीज देखने के लिए मिली। यहाँ पर मैथर और हरी कास्ट के और चंदाल एंड अदर कास्ट के लोग थे, इनको भी क्या किया, मैनुअल यानी कि सफाई वगैरह का काम दिया गया प्रिजनर्स को। अब उसके बाद क्या होता है, एक गाइडलाइन आती है 2003 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मॉडल प्रिजन मैनुअल गाइडलाइंस। ये गाइडलाइन हमारी क्या बात करती है कि जो क्लासिफिकेशन बेस्ड क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज करा जाए, इसको एक तरीके से बांटा जाए कि किस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और काफी लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट चला सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर या कास्ट और क्लासेस को लेकर के। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे पार्ट 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बताए गए हैं। अब फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या है, इसको लेकर के डिस्क्रिमिनेशन को, जैसे मैं आपको बता दूं एडिशनली, आर्टिकल 15 जो है हमारा, ये डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। सभी कास्ट, रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये इस तरीके की बात करता है। क्या होता है, एक पेटिशन फाइल करी जाती है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978, जहां पर बात होती है किसकी, फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्रिजनर्स की बात होती है यहाँ पर। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर काफी सारे ऑब्जर्वेशन किए, क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पर क्या देखता है, 3 जजेस बेंच होती है, यहाँ पर चीफ जस्टिस भी होते हैं यहाँ। ये क्या देखते हैं कि जो हमारी 10 ऐसी स्टेट्स है जहां पर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा एग्जाम के लिए। वो स्टेट्स कौन सी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब एंड तमिलनाडु। ये सभी स्टेट्स जो है हमारी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है प्रिजन के अंदर। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हैबिचुअल ऑफेंडर्स को लेकर के भी, सेग्रीगेशन ट्रीटमेंट के बेसिस पर भी, ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट इशू है। और नीड प्रॉम्प्ट कॉम्प्रिहेंसिव एड्रेसिंग, इन्होंने कहा जरूर अभी इसको हाल ही फिलहाल में भी ठीक करने की जरूरत है। अब किस तरीके से यहाँ पर लॉ है, अब इंडिया के जो लॉज है वो बेसिकली लेजेसी ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी, यानी कि पुरानी पॉलिसीज पर ही चल रहे हैं, जैसे जो अंग्रेजों की पॉलिसीज हुआ करती थी। जैसे हमारा प्रिजन एक्ट था 1894 का, यहाँ पर 130 इयर्स ऑलमोस्ट इसको हो गए हैं, या आउटडेटेड हो गया एक तरीके से। और रिफॉर्म एंड रिहेबिलेशन ऑफ प्रिजनर्स, ये एक्ट आया, फिर इसके बाद ये एक्ट आया कि द प्रिजन एक्ट 1894। तो ये सभी यहाँ पर बदलाव होते चले गए धीरे धीरे। फिर फाइनली एक एक्ट आया जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न प्रिजन एक्ट 2023, जिसके अंदर बात करी गई कि इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाए जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड यहाँ पर सीधी बात करते हैं। हमने इंपॉर्टेंट चीजें सभी यहाँ पर कवर कर लिए। वे फॉरवर्ड क्या है कि किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं। तो एक था मॉडल था हमारा ये 2016 का, जो किस पर बेस्ड था, नेल्सन मंडेला रूल्स पर बेस्ड था, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को काफी स्ट्रिक्टली रोका गया है। और हर एक व्यक्ति की क्या होती है, डिग्निटी होती है, ये बात भी यहाँ पर बोली गई थी। एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन फॉर ऑल प्रिजनर्स। कोर्ट ने ये कंसिडर्ड किया, स्ट्राइक डाउन किया डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस को, और फिर एक नया सिस्टम यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। और हम और भी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं, इक्विटेबल प्रिजन्स बना सकते हैं, एक अकाउंटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं,
जिससे क्या होगा, सभी प्रिजनर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इतनी बात हो जाती है इस वाले करंट अफेयर को लेकर के। नेक्स्ट है हमारा व्हाई इटली मैटर्स इन इंडिया, टू इंडिया सॉरी। ये हमारा आज का एडिटोरियल का पेज है। आज है 5 अक्टूबर, आप इसको देख सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारी इटली के रिगार्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया को इटली इतना मैटर्स क्यों करता है, पहले हम बात करते हैं इटली के बारे में। इटली जो है एक बोट शेप्ड पेनिनसुला है जो हमारा साउदर्न यूरोप के अंदर मौजूद है। यहाँ पर काफी सी देखने को मिलेंगे आपको, एड्रियाटिक सी, तुरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी एंड अदर वाटर्स, इस तरीके की बॉडीज इसके आसपास हैं। और इटली की जो कैपिटल है वो रोम है। हिस्टोरिकल टाइज की अगर हम बात करें इटली की, तो ये एनिशियंट सिविलाइजेशन से काफी स्ट्रॉन्ग टाइज रही हैं इटली की इंडिया से। यहाँ पर क्या हुआ था 13 सेंचुरी के अंदर, जब मार्को पोलो इंडिया आए थे और उन्होंने काफी सारी चीजें देखी थी और वो काफी इम्प्रेस हुए थे। उसके बाद जो है हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ट्रेडिंग पार्टनरशिप काफी ज्यादा एक्सपेंड हो गई। और इस टाइम जो है, अगर मैं करंट बात करूं 2024 की, तो इटली जो है 5th ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, जिसने स्पेंड किया लगभग USD 14.25 बिलियन डॉलर्स को 2022 और 2023 के अंदर। और जो इसका स्पेशल पर्पज है, हम बात करें जो हम यहाँ से चीजें क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, बेसिकली दैट इज मशीनरी टूल्स या फिर रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर, आयरन और मोटर्स, इस तरीके की और भी काफी सारी चीजें यहाँ पर इंपोर्ट की जाती हैं इटली से। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, इंडिया की इटली से मिलिट्री टाइज भी काफी अच्छी है, जिसको हम MCG बोलते हैं, यानी कि इंडिया इटली मिलिट्री कॉरपोरेशन ग्रुप, जो एस्टेब्लिश करा गया था डिफेंस कॉरपोरेशन बिटवीन इंडिया एंड इटली। सो इतनी बात हमारी ये लास्ट न्यूज को लेकर के हो जाती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।